दोस्तों आज पेश है चमत्कारी बबूत। एक और चित्र है दोस्तों। धौलपुर गांव में दीप और महीप नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई दीप जितना चतुर और चालाक था, छोटा भाई सीधा साधा। दोनों भाई मिलजुल कर खेती करते थे। एक दिन शाम को दोनों भाई खेतों से वापस लौटे। बेटा, आज के दिन मैं तुम्हारी ससुराल गेंदापुर के टिल्लू नाई आया था। वह क्या कह रहा था माँ? उसने तुम्हारे ससुर महिपाल सिंह ने भेजा था। उसका एक पत्र दे गया है। उस पत्र में क्या लिखा है माँ? बेटा, मैंने तो वह पत्र पढ़ा नहीं। मैं तुम्हारी बाट जो रही थी। अब तुम आ गई हो, अतः उस पत्र को पढ़कर मुझे सुनाओ। कहाँ वह पत्र? माँ ने उसे पत्र दे दिया। बेटा, दीप सदा सुखी रहो। समाचार यह है कि एक माह पश्चात होली आ रही है। हमारे गांव में रस्म के अनुसार दामाद पहली होली के माह पहले पहले ही अपनी ससुराल आ जाता है और होली के त्यौहार मनाने के पश्चात ही अपने घर से वापस आता है। विवाह के पश्चात तुम्हारी भी यह पहली होली है, इसलिए हमारी इच्छा है कि रस्म के मुताबिक तुम भी पत्र मिलते ही होली मनाने गेंदापुर आ जाओ। तुम्हारे आने से यह होली खूब धूमधाम रहेगी। तुम्हारा ससुर महिपाल। तो तुम्हारे ससुर ने होली पर बुलाया? हाँ माँ। बेटा, इन दिनों तो खेतों की फसल पककर कटने के लिए तैयार खड़ी है, इसलिए तुम्हें फसल की चौकसी के लिए दिन रात खेतों में रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में तुम एक माँ के लिए अपने ससुराल कैसे जा सकते हो? माँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। दीप सोच में पड़ गया। यह देखकर बेटा, तुम्हारा जाना किसी तरह हो नहीं सकता। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे वहाँ पहुँचने से तुम्हारे ससुराल वाले नाराज हो जाएं। तो क्या किया जाए माँ? बेटा, ऐसा करते हैं, तेरी जगह महिपाल चला जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर भी काम का अर्ज नहीं होगा और उन लोगों की बात भी रह जाएगी। माँ, कह तो तुम ठीक रही हो। क्यों रे महिपाल, तू जाएगा मेरी ससुराल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी ससुराल अवश्य जाऊँगा। फिर भाई की ससुराल तो अपनी ही ससुराल होती है। इस बहाने भाभी से भी मिलाऊंगा। तब तो ससुराल जाने की तैयारी कर पट्टे। बस फिर क्या था, महिपाल झटपट नए कपड़े पहने और गेंदापुर की ओर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। भैया की ससुराल में पहुंचकर खूब ठाट ठाट रहेंगे। वहाँ खूब खाने को मिलेगा। भाभी रुक्मणी हर समय मेरी सेवा में हाजिर रहेगी। दिन ढलने के सफर की थकान से निटाल गेंदापुर पहुंचा। अकेला घर पर आते देख महिपाल और उसकी पत्नी धनिया बोला, धनिया, यह तो दामाद बाबू का छोटा भाई महिपाल चला रहा है। तो क्या जमाई बाबू खुद नहीं आए? क्यों रे महिपाल, तू? लगता तो कुछ ऐसा ही है। जमाई बाबू से भला यह क्या किया? होली के मनाने के वाले महिपाल को नहीं बल्कि उन्हें खुद बुलाया था। भला जमाई बाबू के बदले महिपाल यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब यह आ ही गया तो मैं इसे इसकी खातिरदारी करूंगी। यह कल यहाँ से भागता नजर आएगा। धनिया, तुम ठीक कह रही हो। दामाद बाबू ने यहाँ ना आकर हमारा अपमान किया है, इसलिए उसके स्थान पर महिपाल को सबक सिखाना होगा ताकि दामाद बाबू अपनी गलती का एहसास हो सके। ऐसा निर्णय करके दोनों घर के द्वार पर पहुंचे। राम राम, राम राम। आओ महिपाल। बेटा, क्या तुम अकेले आए हो? हाँ, आना तो भैया को ही था, पर खेतों में काम अधिकता के कारण चाकर भी न आ सके। कोई बात नहीं बेटा, तुम और दामाद बाबू कोई दो थोड़ी हो। तुम आ गए तो समझो दामाद बाबू आ गए। दोनों ने महिपाल को साथ लेकर भीतर आ गई। मौसी, लंबे सफर के कारण थकान हो गई है, इसलिए मैं नहाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर धनिया ने कमरे में गई और कुछ देर बाद हाथ में डोरी डोल और रस्सी लेकर वापस लौटी। बेटा, इस समय पानी भरने के लिए कोई जीवर तो नहीं मिलेगा, इसलिए यह रस्सी और डोल लेकर तुम खुद ही घर के पास वाले कुएं पर नहाओ। अच्छा मौसी। महिपाल डोर डोल और लेकर निकल पड़ा।
बड़ी अजीब है। भैया की ससुराल वाले, इनके यहाँ मेहमान खुद कुएं पर पानी भरना पड़ता है। यह तो संस्कार सरासर मेहमान की अपमान हुआ। महिपाल बड़बड़ाता हुआ कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं पर आकर उसने कुएं से पानी खींचकर स्नान किया और वापस लौट पड़ा। बहुत भूख लगाई। घर पर इतनी देर में मौसी रुक्मिणी भाभी ने पकवान बना लिए होंगे। जब वह घर पर पहुंचा, बेटा खाना तैयार है, जल्दी से आओ, ले आओ मौसी, बहुत भूख लगी है। जब उसके सामने खाना परोसा गया, यह क्या पकवान! इस स्थान पर केवल 2 रोटियां और आलू की साग, पूरी, कचौरी, खीर का नामो निशान नहीं। महिपाल बुरा तो लगा, लेकिन उसने बड़े जोरों की भूख लगी थी, अतः चुपचाप रोटी की ओर हाथ बढ़ाया और रुको लाला जी, रुको। रुक्मिणी की आवाज़ सुनकर महिपाल रोटी की ओर बढ़ा, हाथ रुक गया। लाला जी, खाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। हमारे यहाँ का रिवाज है कि मेहमान के आगे 2 रोटियां परोसी जाती हैं और उसे 2.5 रोटी थाल में छोड़कर उठना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो अपनी टोपी रोटियों के ऊपर रखकर भूखे ही रहना पड़ता है। यह कैसा बेहुदा मजाक रिवाज है भाभी? अब रिवाज तो रिवाज है लाला जी, उसके अनुसार चलना ही होगा। महिपाल ने सोच में पड़ गया। 2 रोटी खाने को दी हैं, ऊपर से जब खाकर ना खाकर उठो तो थाल में 2.5 रोटियां रखी होनी चाहिए। भला यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ रोटियों पर अपनी टोपी रखकर मुझे भूखे ही उठना पड़ेगा। कोई रास्ता न देखकर महिपाल अपनी टोपी उतारी और रोटियों पर रख दिया और तत्काल वह भूखा ही उठ गया। रात को जब वह भूखा चारपाई पर लेटा हुआ, पेट में चूहे दौड़ने लगे। काश मैं यहाँ कहाँ फंसा। पूरा 1 महीना तो क्या 1 दिन भी काटना मुश्किल है। अगले दिन खूब धूप चढ़ाई, पर कोई भी उसके पास नहीं आया। यह उठकर धनिया के पास गया। मौसी, भूख लगी है, पीने को लिए गर्मा गर्म दूध दे दो। क्या बताऊं बेटा, आज रात कटिया खुल गई और रात को भैंस सारा दूध पी गई, इसलिए आज सुबह भैंस दूध नहीं दिया। लो, दूध की भी छुट्टी। कोई बात नहीं मौसी, दूध नहीं न सही, तू मुझे खाना ही बना दो। बेटा, चूल्हा तो आज हमारे यहाँ जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा मौसी चूल्हा? वो बेटा, आज के सरपंच के यहाँ पूरे गांव की दावत है। उनके यहाँ बेटा हुआ है और इस गांव का रिवाज है कि अनुसार जब गांव के किसी के यहाँ दावत होती है तो पूरे गांव का चूल्हा नहीं जलता। सब गांव वाले दावत वाले घर में भरपेट कर खाना खाते हैं। सरपंच के यहाँ दावत किस समय है मौसी? शाम को। ओह, तो आज मुझे शाम तक भूखा मरना पड़ेगा। महिपाल मुंह लटकाकर अपने कमरे में चला आया। बेटा, तुम अगर यहाँ से रुका तो भूखा तेरा दम निकल जाएगा, इसलिए भलाई सी में तू यहाँ से जिंदा भाग चल। अतः तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। यह क्या बेटा, जा रहे हो क्या? हाँ मौसा जी। लेकिन कहाँ? मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। गांव वापस जा रहे हो? लेकिन तुम तो पूरे 1 माह रहने आए थे बेटा। वो तो ठीक है मौसी, मेरा दिल कर रहा था, लेकिन मैं होली बनाकर ही यहाँ से वापस जाऊँ, पर क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। इधर भैया खेत में बदन तोड़ मेहनत कर रहे होंगे और मैं आराम करूँ, मैं जचता नहीं। इसलिए इसी समय अपने घर जाकर भैया का हाथ बटाना चाहता हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है महिपाल, इसलिए हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे। महिपाल विदा लेकर घर से निकल पड़ा। जान बची लाखों पाए। उधर महिपाल धनिया रुक्मिणी से कह रहा था, हमारी चाल कामयाब रही। बेचारा एक दिन भी में दुम दबा कर भाग गया। वह भी क्या याद रखेगा कभी भाई की ससुराल गया था। महिपाल और धनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुक्मिणी कुछ परेशान थी। मई के भैया का स्वभाव बड़ा कठोर है, उन्हें पता चलेगा तब बहुत नाराज होंगे। माता पिता के कहने पर मैंने उसके साथ
तो दे दिया, पर सच यह है कि महिपाल के साथ मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। जब दिन छिपे महिपाल अपने घर पहुंचा। अरे महिप तुम? हाँ मई बेटा, इतनी जल्दी गैदापुर से वापस कैसे लौट आए? कुछ शुक्ल तो है। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, पहले खाना दो, भूख लगी, मैं भूखा हूँ। माँ ने जल्दी से उसके लिए भोजन परोसा। मैं भूखा तो था ही, इसलिए खाने पर बुरी तरह झपट पड़ा। क्या हो गया? इसे खाने पर ऐसे टूट रहा है जैसे 2 दिनों से इसने खाना नहीं मिला हो। जब महीप खाना खा चुका, माँ महीप अब बता क्या बात है, तू गेंदापुर से वापस क्यों लौट आया? हाँ बेटा बता तो सही। नाम मत लो मेरे सामने गेंदापुर वालों का। लेकिन क्या हुआ, हमें बताओ तो सही। तब महीप ने अपने साथ घटी दोनों उन बातों को विस्तार से बताया। महीप की बातें सुनकर, महीप उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी अपमान तो उन्होंने तुम्हारा किया ही है। मैं कसम खाता हूँ कि उन्होंने से तुम्हारे अपमान का बदला उन लोगों से बदला लूँगा। लेकिन तुम करोगे क्या बेटा दीप? माँ मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे उन लोगों को छठी की दूध याद आ जाए। दीप उसी दिन अपने पड़ोसी रामलाल के पास पहुँचा। रामलाल काका, मैं एक माह के लिए अपनी ससुराल जा रहा हूँ, तुम जरा मई के साथ मिलकर हमारी फसल की कटाई करा दवा देना, ठीक है? घर वापस आकर वह माँ से बोला, माँ घर का ध्यान रखना, मैं एक माह के लिए गेंदापुर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। दीप उसी समय गेंदापुर चल दिया। रुक्मणी से मुझे ऐसी आशा न थी, वह भी अपने माँ बाप के साथ मिल गई। उसने ऐसा क्यों किया? उसने मेरे भाई का खाना बनाकर क्यों नहीं दिया? खैर कोई बात नहीं। महादीप महीप तो बेचारा सीधा साधा था, इसलिए गेंदापुर से चुपचाप चला आया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब तक मेरी ससुराल में अन्न का एक दाना रहेगा, मैं वहाँ से नहीं टलूँगा। रास्ते में एक महात्मा मिला। महात्मा जी प्रणाम। जीते रहो बच्चा, ससुराल जा रहे हो क्या? हाँ महात्मा जी, लेकिन आपने कैसे जाना ससुराल जा रहा हूँ? बच्चा हम सब कुछ जानते हैं, हम यह भी तो जानते हैं कि इस समय तेरे मन में क्या है। तो बताइए महात्मा जी, इस समय मेरे मन में क्या है? तुम किसी भी प्रकार अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती हो। महात्मा जी आपने सचमुच ही मेरे मन में सब कुछ जानते हैं। मैं तो आप ऐसा कोई उपाय जानते हो जिसके प्रयोग से मिलाने से मेरे ससुराल वालों के घर में एक भी अन्न का दाना न बच रहे? हाँ उपाय तो जानता हूँ। तो महात्मा जी जल्दी से मुझे वह उपाय बताइए। सुनकर महात्मा जी ने कमंडल से भभूत निकाली और उसे दीप को देते हुए कहा, बोले, इस भभूत को खाने से तुम्हारी पाचन शक्ति अद्भुत हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर तुम सीमा से बाहर भी खाना खाओगे तो भभूत के प्रभाव से वह पच जाएगा। यानी इस प्रकार तुम एक दिन में 50 आदमियों का खाना खाकर सिर दी अपनी ससुराल वालों को दिवालिया निकाल सकते हो। महात्मा जी आप तो बहुत ही अद्भुत है, बहुबुद्धि है। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। महात्मा जी को आशीर्वाद दिया और देकर आगे बढ़ गए। अब देखूंगा मेरे ससुराल वाले किस प्रकार परेशान होंगे। उन्होंने मेरे भाई के साथ ज्यादती की है, उनका उन्हें सबक सिखा कर रहूँगा। ससुराल पहुँचकर उसे सास ने आदर से पाठ हुए। जीते रहो दामाद जी। जमाई बाबू तुम आ गए, यह बहुत अच्छा हुआ। मेरा यहाँ आना तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा या बुरा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। दीप को बड़े सम्मानपूर्वक घर में ठहराया गया। धनिया रुक्मणी ने मिलकर उसके लिए पकवान में खीर बनाई। रसोई पर मेरे सारे घर के लिए भोजन बना रहे हैं, यही उचित समय है महात्मा की दीप भभूत खाने का। उसने अपने कुर्ते से जेब से भभूत निकाली और सिर दी। रुक्मणी उसके लिए सामने भोजन परोसा। स्वामी भोजन शुरू कीजिए। दीप ने एक क्षण रुक्मणी पर टेढ़ी नजर से देखा, फिर खाना में जुट गया। रुक्मणी ने बड़े प्यार से खाने परोस रही थी। यह लो।
यह भी लो। रुक्मिणी, आज मैं इतना खाऊंगा कि तू मुझे खिलाती खिलाती थक जाएगी। जब उसे भोजन करते काफ़ी देर हो गई तो उसका पेट न भरा तो हाय राम, आज ये कितना खाना खाएंगे। रुक्मिणी की सोच में पड़ी है। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। हैरान परेशान रुक्मिणी खाना लेने रसोई पहुंची। माँ, तुम्हारे दामाद और खाना मांग रहे हैं। बेटे, दामाद जी तो आज खाना खाने की हद कर दी। मैंने तो पूरे घर के लिए पूरी का आटा गूंथा था, लेकिन सारे खाने को जमाई बाबू हिचट कर गए। बस अब ये 4 पूरियाँ और थोड़ी सी खीर ही बाकी बची है, इन्हें भी ले जा। अच्छा माँ। रुक्मिणी चारों पूरियाँ और बची हुई खीर दीप को दे आई। गनीमत यह रही कि दीप ने 4 पूरी और खीर खाकर खाने से उठ गया। जमाई बाबू, तुमने इतना तो खा लिया, अब थोड़ा आराम कर लो, सफर की थकान से थक गए होगे। दीप चादर ओढ़कर चारपाई पर लेट गया। धनिया जब रसोई में गई, माँ बहुत भूख लगी है, माँ खाना दो ना। बच्चों, घर भर का खाना तुम्हारे जीजा जी खा गए, अब दोबारा तो चूल्हा चढ़ने से मेरी हिम्मत नहीं है। तुम लोग थोड़ा चने भून देती हूँ, इस वक्त उन्हीं को खाकर पेट भर लेना। अच्छा माँ। धनिया कढ़ाई में बालू रेत डालकर चने भूनने बैठ गई। चटर पटर की आवाज़ से चारपाई पर लेटे दीप के कानों में पड़ी। सासू जी, खाना तो बना चुका, दोपहरी में यह क्या करने बैठ गई। जमाई बाबू, बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं बचा और ये सब भूख से चिल्ला रहे थे, इनके लिए चने भून रही हूँ। अरे सासू माँ, आपका स्वभाव तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। बस समझो, इन्हें उठाओ और तुम्हें बिठाओ। उनकी भी यही आदत है। पहले तो वह हमारे लिए खाना पका खीर और बनाती है, और जब वह पकवान व खीर खा चुके होते हैं तो मुंह के स्वाद बदलने के लिए हमें गर्मा गर्म चने भूनकर खिलाती है। तुम चने खाओगे जमाई बाबू? हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा। भुने हुए चने मुझे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वह झटपट उठा और रसोई में पहुंच गया। तब धनिया ने भुने हुए चने खाने को दिए। कुछ ही देर में दीप सारे भुने हुए चने चट कर गया। यह देख धनिया अक्की बक्की रह गई। जमाई बाबू, यह क्या हो गया जो पेट भर करने पर भी सारे भुने हुए चने खा गई। चने खाकर दीप अपनी चारपाई पर आ लेटा। जल्दी हुए खराटे भरने लगा। इधर भूख से व्याकुल तीनों बच्चे धनिया से कह रहे थे, माँ बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। धनिया ने सोचा, इस बार ऐसी चीज़ बनाऊं जिसे बनाने पर कटर पटर की आवाज़ बिल्कुल न हो। वैसे भी जमाई बाबू सो चुका है, यही मौका है बच्चों को कुछ बनाकर खिलाने का। अतः धनिया ने थोड़े आलू उपलों की राख में दबा दिए। कुछ देर बाद आलू भून जाएंगे बच्चों, नमक लगाकर उन्हें खा लेना। कुछ देर बाद आलू भून गए। अब इन पर नमक छिड़कर बच्चे को बांट दूं। तभी बाहर से चादर से मुंह निकालकर दीप ने उससे कहा, सासू माँ, तुम काम पर लगी हो, आज दिन भर रसोई में घुसी रहोगी। क्या करूं जमाई बाबू, बच्चे भूख से बुरी तरह व्याकुल हो रहे हैं। खाने के लिए चने तो बचे नहीं, मैंने सोचा बच्चों को आलू भून कर खिला दूं। तो क्या आपने आलू भून लिए हैं सासू जी? हाँ जमाई बाबू। सासू जी, आप का स्वभाव बिल्कुल मेरी माँ के स्वभाव की तरह है। उनकी भी यही आदत है। पहले हमें पकवान खीर बनाकर खिलाती है, फिर चने भूनकर खिलाती है, फिर उसके बाद भुने हुए आलू खिलाती है। तो क्या तुम भी भुने हुए आलू खाओगे जमाई बाबू? क्यों नहीं सासू जी, मुझे तो भुने हुए आलू पकवान से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो भुने हुए आलू खाने के लिए रसोई में आ जाओ जमाई बाबू। कुछ देर बाद दीप रसोई में बैठा स्वाद ले लेकर भुने हुए आलू खा रहा था। वाह सासू माँ, आलू हो तो बड़े अच्छे भुने हुए हैं आपने। पता नहीं इस बार जमाई बाबू बच्चे के खाने के लिए कुछ छोड़ेंगे या नहीं।
धनिया को जिस बात की आकांक्षा थी वही हुआ। दीप सारे भुने हुए आलू खा गया। कहाँ से पेटू जमाई बाबू आ गए। इससे इससे अच्छा तो न आती। इनके खाने का यही हाल रहा था। मेरे बच्चे 3-4 दिन में भूखे मर जाएंगे। दीप को आलू खाकर फिर खराटे लेने लगा, जबकि धनिया बच्चों से बोली, चलो बच्चों, तुम्हें पड़ोस की रमिया चाची के यहाँ ले चलूं। धनिया तीनों बच्चों को घर के निकल गई। उधर रुक्मिणी दीप के कमरे में पहुंची। सो रहे हैं वो क्या? दीप फौरन चादर से मुंह बाहर निकाला। कौन कम वक्त सो रहा है? कहो क्या बात है? सुनो जी, जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने सारे घर में कोहराम मचा रखा है। कैसा कोहराम? माँ ने सुबह जो भी खाने की चीज़ बना रही है वह सारी चीज़ें तुम ही झटकिए जा रही हो। तुम्हारी वजह से आज घर में सभी लोग भूखे बैठे हैं। रुक्मिणी, तुम कैसी पत्नी है? वो पति को खाने पीने पर टोकती हो। अरे भगवान भगवान, मैं उतना ही तो खाऊंगा जितना मेरे पेट में समाएगा, और फिर ससुराल का खाना कब कब नसीब हो। तुम कुछ भी कहो, मैं यहाँ जब तक रहूँगा इसी तरह खाऊंगा। दूसरी ओर तीनों बच्चों के साथ धनिया पड़ोस की रमिया के पास पहुंची। क्या बात है धनिया जीजी, तुम कहाँ कुछ परेशान हो? क्या कहूँ रमिया, कहा भी तो नहीं जा रहा। आखिर ऐसी क्या बात है जीजी जो तुम कहने में हिचकिचा रही हो? रमिया, आज मेरा जमाई दीप आया हुआ है, इसलिए देखती हूँ कि और सोचती हूँ कि क्या आया, घर में राक्षस घुस आया। क्या राक्षस? तेरा दामाद राक्षस है जीजी? अरे राक्षस नहीं तो क्या है, सुबह से जो कुछ पका रही हूँ सब खा जाता है, जिसकी वजह से अभी तक मेरे बच्चों के मुंह में खाने का एक दाना भी नहीं गया। पता नहीं उसका पेट है या खाई। अच्छा जीजी, तेरा दामाद इतना खाना खाता है? रमिया, बच्चे भूखे से चला रहे हैं। जमाई की वजह से अपने घर में तो कुछ बना नहीं सकती, इसलिए बच्चों को लेकर तेरे पास आई हूँ। ज़रा बच्चों को खाना दे दे। अभी देती हूँ जीजी। रमिया के तीनों बच्चों को खाना खिला कर दिया। तीनों बच्चे खाने पर टूट पड़े। 10-50। जीजी, जैसा तुम्हारे बच्चे वैसे मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारा दामाद तुम्हारे यहाँ रहेगा, बच्चे को यहीं पर खाना खाने भेज दिया करो। अब तो यही करना पड़ेगा रमिया। इस प्रकार पूरे 10 दिन बीत गए। घर में जितना खाना बनता था दीप सबका सब सफाया कर जाता। घर वाले अड़ोस पड़ोस में जाकर दूसरों के यहाँ भोजन करना पड़ता। महिपाल और धनिया बुरी तरह परेशान हो उठे। पता नहीं भला भला अब कब टलेगी। घर में जो बनता है उसे खाकर सो जाता है। अरे भगवान, जरा धीरे बोल। अगर दीप जाग गया तो उसे हमारी बातें सुन ली तो गजब हो जाएगा। दूसरी ओर दीप सोचता, ये लोग मुझसे काफ़ी परेशान हो गए, अब मुझे अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी इन्हें और मज़ा चखाना चाहिए। एक दिन धनिया पड़ोसन रमिया के पास पहुंची। रमिया, मेरा दामाद तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरा दिवाला निकला जा रहा है। अब तू उसे यहाँ से भगाने का कोई तरकीब बता। जीजी, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं आज ही तुम्हें यहाँ से भगाने की कोई जुगत भिड़ाती हूँ, तुम निश्चित होकर बैठ जाओ। उसी शाम को रमिया रोती हुई सूरत बनाकर धनिया के यहाँ आकर पहुँची। दीप से बोली, जमाई बाबू, मेरा छोटा भाई अभी अभी तुम्हारे गाँव से एक और आया। वहाँ तुम्हारा छोटा भाई मिला। वह बड़ा परेशान था। उसी ने मेरे भाई को बताया, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, बस 2-4 दिन की ही मेहमान है। रमिया की बात सुनकर दीप मुंह पर शिकन तक न आई। रमिया चाची, मेरी माँ की सांस की बीमारी है, उसे खांसी तो हमेशा लगी रहती है। मेरा भाई महिपाल अभी छोटा है, इसलिए माँ की खांसी देखकर घबरा गया होगा। 1-आध दिन में माँ अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो
महिप मेरे पास चिट्ठी लिख कर भेज देता, तो क्या आप अपनी माँ की खबर लेने नहीं जाओगे? नहीं सासू जी। ओह, यह चाल भी बेकार गई। उसी से हम धनिया फिर रमिया से बोली, रमिया, दीप तो हमारी छाती पर नहीं टला, अब क्या करें? जीजी तू चिंता न कर, मैं कोई और जुगाड़ भिड़ाती हूँ। और इस घटना के 5 दिन पश्चात एक दिन दीप गांव में घूमकर वापस लौटा। अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो? दीप तुम्हारे दीप को सामने देखकर धनिया रोती हुई बोली, जमाई बाबू, अभी तुम्हारे गांव से बुरी खबर आई है, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्या? हाँ बेटा, अब क्या होगा? रुक्मणी तो अभी ना समझ है, वह घर में कैसे संभालेगी? सासू जी आप फिक्र न करो। फिक्र कैसे ना करूं जमाई बाबू, यह समय ही ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ रुक्मणी को विदा करना पड़ेगा। सासू जी, तुम्हारा दिल बड़ा कच्चा है, इस तरह रोने धोने से काम नहीं चलेगा। धीरज रखो, और मैं रुक्मणी को इस समय अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। यह वहाँ पर अकेली घबराएगी। वहाँ पहुंचकर बाद में मैं महिप को भेज दूंगा, वह रुक्मणी को विदा कर ले जाएगा। दीप की बात सुनकर धनिया को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से भारी बोझ हट गया हो। चलो, जमाई बाबू ने यहाँ से टलने का नाम तो लिया। आखिर रमिया की बताई बात चाल सफल हो गई। यह सोचकर वो मन मन खुश हो गई थी। तभी अरे सासू माँ याद आया, इस समय तो मेरा यहाँ से जाना न हो पाएगा। क्यों? क्योंकि माँ की मौत हो जाने के बाद मुझे 13 दिन सूतक लग गए, और सूतक में हमारे यहाँ सफ़र करने का बिल्कुल मनाही है। ओह, यह बला तो फिर यहीं जम गई। और बुरी तरह परेशान हो उठी। जमाई बाबू, माँ तो नहीं मरी, पर यह मेरे प्राण लेकर ही टलेगा। इस घटना के दूसरे दिन जब घर में सभी लोग खेत पर गए हुए थे, यह क्या, सासू माँ भंडारे का ताला लगाना भूल गई। मुझे भंडारे में घर में घुस जाना चाहिए। और भंडार घर में आज कितना अनाज बाकी है? दीप भंडार घर के दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अनाज की कोठरी में खाली पड़ी थी 3 हांडी। ये 3 हांडी पता नहीं कैसी हैं, और इनका ढक्कन उतार कर देखना चाहिए, इनमें क्या है। उन्हें एक हांडी का ढक्कन उठाया, उसमें सेवइयाँ रखी हुई थी। दूसरी हांडी में बूरा, तीसरी हांडी में देसी घी भरा हुआ है। घर में अनाज तो समाप्त हो गया, इसलिए मुझे सेवइयाँ, घी और बूरा पर हाथ साफ कर देना चाहिए। फिर वह घर में घूमकर अपनी चारपाई पर लेट गया। जब घर कुछ देर बाद लोग खेत से लौटे, दीप ने धनिया से कहा, सासू जी, आज मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा। कैसा सपना देखा जमाई बाबू? सासू जी, मैंने देखा मेरी चारपाई के चारों ओर बड़ा सा नाग चक्कर काट रहा है। उसका रंग ऐसा सफ़ेद था जैसे सफ़ेद बूरा। भंडार घर की हांडी रखी हुई है, उसकी पीठ पर बारीक बारीक बाल थे, जिसकी पीठ पर बाल ऐसे थे जैसे तुम्हारे हांडी में सेवइयाँ रखी हुई हैं। देखते ही देखते नाग उल्टा हो गया। तब मैंने देखा कि उसकी उल्टी तरफ दानेदार लकीर पड़ी हुई है। दाने ऐसे छोटे छोटे थे जैसे दाने हांडी में रखा रोएदार घी है। दीपक की बात सुनकर धनिया दम सूख गया। लगता है दीप भंडार घर खोल कर उसमें रखा सामान देख लिया। मेरी क्यों मती मारी गई कि मैं खेत में जाते समय भंडार घर पर ताला लगाना भूल गई। अब
दीप सवैया बूरा और घी को भी खत्म करके ही छोड़ेगा। आखिर उसे दीप से कहना पड़ा, जमाई बाबू सेवैयाँ बना दूं, खाएंगे? हाँ सासू खाऊंगा, सेवैयाँ मुझे बहुत पसंद है। धनिया बुझे मन से सेवैयाँ बनाने जुट गई। भंडार गृह में जो कुछ बचा है आज वह खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? रसोई सेवैयाँ बनाकर उसे पतीला और दीप के सामने रख दिया। यह क्या सासू जी, आप पूरा पतीला ही मेरे सामने रख दिया, क्या घर में और कोई सेवैयाँ नहीं खाएगा? जमाई धनिया गुस्से दबाते हुए कहा, जमाई बाबू तुम जी भरकर सेवैयाँ खाओ, हमारे घर में सेवैयाँ कोई नहीं खाता, तभी तो अभी तक हांडी मेरे भरी रखी थी। यह सुनकर दीप पतीले से सेवैयाँ खाने जुट गया और चटकारे ले लेकर सेवैयाँ खाई और कुछ देर बाद सेवैयाँ खा ली गया। उसी रात धनिया अपने पति महिपाल से बोली, अब क्या होगा जी, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है बचा। जमाई बाबू यहाँ टलेगा तो नाम ही नहीं ले रहे। अब उसका सुरसा जैसा पेट हम कैसे भर पाएंगे? धनिया तुम तो सेवई सारे जतन करके हार गई, अब मुझे कुछ करूँगा जिससे दामाद बाबू कल यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरे दिन महिपाल आंगन में पछाड़ खाकर गिर पड़ा। अरे रुक्मणी, तेरे बापू को क्या हो गया? गिरते ही महिपाल ने आंखें पलट की और सांस रुक गई। घर में रोना पीटना मच गया। हाय बापू, हाय मैं लुट गया, हाय बापू। यह देखकर दीप ने सोचा, अब यहाँ रुका तो ससुर जी का क्रियाक्रम भी मुझे करना होगा। यह सोचकर वह धनिया से बोला, सासू जी ससुर जी मर गए, बहुत बुरा हुआ। कहते वह ससुर की अर्थी के सामने दामाद को नहीं जाना चाहिए, इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दो। उधर मेरी माँ भी मर गई है, अकेले न जाने मेरे छोटे भाई महिपाल का क्या हाल होगा। अच्छा जमाई बाबू। दीप तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। उसे घर से निकलते ही मरा हुआ महिपाल उठकर बैठ गया। देखा धनिया मेरे मरने का नाटक करने दामाद बाबू को कैसा भगाया। उसने थोड़े ही दिनों बाद घर का भंडार खाली कर दिया था। पता नहीं और कितने दिन यहाँ डेरा जमाए रहता। आज मैंने यह चालाकी न की होती तो तुम यहाँ से न टलता। मैंने तो कैसे खाऊ पीऊ जमाई से हाथ जोड़ लिए जी। धनिया ने इतना कहना था, दीप आंधी तूफान की तरह अंदर भी घुसा। जमाई बाबू, हाँ मैं, सुनो, तुम जैसे ससुर के हाथ जोड़ता हूँ जिन्होंने मेरे सीधे साधे भाई की टोपी उतार कर रोटी पर रखवा दी और जिसे भूखा प्यासा यहाँ से वापस लौटा दिया। अपने भाई का अपमान देखकर मेरा खून खोल उठा। उसी दिन मैं बदला लेने यहाँ आया था। तुम हैरान हो ना कि मैं वापस कैसे चला आया, तो सुनो, मैं ससुर जी के नाटक को पहचान गया था, इसलिए घर से बाहर छिपकर तुम लोगों की बातें सुन रहा था। मैं जानता था कि तुम घर से खाने पीने का अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं तुरंत तुम लोगों को और कष्ट नहीं दूंगा। मैं तो तुम लोगों को सबक सिखाने के उद्देश्य से यहाँ रुका हुआ था, इसलिए मैं इतना खाना खाता था। जमाई बाबू, तुम्हारे भाई का अपमान करके हमने बहुत बड़ी भूल करी, हमें क्षमा कर दो। मुझे खुशी है तुम लोगों ने अपनी गलती का एहसास हो गया, अब मुझे जाने दो। जमाई बाबू, इतने दिन तुम अपनी इच्छा से यहाँ रुके, अब कुछ दिन हमारी इच्छा से भी रुक जाओ। नहीं सासू जी, अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगा। घर में मेरी अनुपस्थिति में बहुत नुकसान हो रहा होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी जमाई बाबू। दीप के साथ धनिया और महिपाल रुक्मणी को भी विदा कर दिया। जब दोनों गांव से बाहर पूछे, रुक्मणी तुम्हारे माता पिता ने मेरे भाई के साथ जो किया, क्या तुमने उसे खाना खाते समय 2.5 रोटी छोड़कर उठने की अनोखी शर्त रखी थी? स्वामी मुझे माफ़ कर दो। जब मैंने तुम्हारे स्थान पर महिपाल को आया देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में महिपाल के साथ वह सब कुछ कर बैठी। समाप्त दोस्तों।